बच्चों आप सभी ने अपनी लाइफ में कभी ना कभी सर्कस तो देखा ही होगा, ठीक है, मैंने भी देखा है। और जिन बच्चों ने सर्कस अगर नहीं भी देखा है तो आपने ज़रूर रोड साइड परफॉर्मेंस करने वाले लोगों को ज़रूर देखा होगा। बंजारे लोग होते हैं, परफॉर्म करते हैं, दोनों तरफ बांस के डंडे लगा देते हैं और बीच में रस्सी बांध करके उसके ऊपर खुद को बैलेंस करके चलते हैं, वो देखा होगा, ठीक है। और नहीं तो आपने एक देखा होगा कि एक लंबा सा पोल होता है कुछ इस तरह का, ठीक है ना। अब भाई अच्छा तो नहीं बन रहा है लेकिन कोशिश कर रहा हूँ, ड्राइंग इतनी परफेक्ट नहीं है बच्चों मेरी, ठीक है ना। तो कुछ इस तरीके का पोल होता है, ऊपर इस तरीके का गोल सा कुछ होता है, आई डोंट नो, गोला ही है फिलहाल, है ना। और उस पर एक आदमी जो है वो इस तरीके से बैलेंस हो जाता है, ठीक है ना, ज़रूर देखा होगा आपने। कुछ इस तरीके का क्या बन रहा है, कुछ इस तरह से, है ना, वो बैलेंस हो जाता है, आपने इस तरीके से देखा होगा, ठीक। नहीं तो आपने देखा होगा कि रोड साइड कुछ इस तरीके से लोग बांस लगा देते हैं, है ना। लोग मतलब जो बंजारे लोग इधर उधर ट्रैवल करते रहते हैं, आज यहाँ कल वहाँ है ठिकाना वाला हाल, है ना। इस तरीके से लगा देते हैं और इसके ऊपर जो है चलते हैं, है ना। एक ऐसे करके डंडा पकड़ लेते हैं बड़ा सा और इसके ऊपर आपको चल करके करतब दिखाते हैं। इस टाइप से आपने ज़रूर देखा होगा। तो बच्चों कभी आपके मन में ये ख्याल आया कि आखिर कैसे ये इस रस्सी पर अपने आप को बैलेंस कर लेते हैं, या इस पोल पर ये कैसे खुद को एकदम फ्रीली बैलेंस कर लेते हैं, कभी सोचा होगा आपने, है। तो अगर आपने सोचा है तो मैं आपको बता दूं, आपको पता भी होगा कि ये सब किसकी वजह से होता है। बिल्कुल भैया, ये सब सेंटर ऑफ मास की वजह से होता है। अगर आपने अपने मन में सोच लिया है तो कमेंट करके बता देना, है ना। ये सब होता है सेंटर ऑफ मास की वजह से। अब ये सेंटर ऑफ मास क्या है, ये तो आपने बता दिया कि हाँ ये लोग बैलेंस हो जाते हैं सेंटर ऑफ मास की वजह से। बट मेरा प्रश्न ये है, मेरा क्वेश्चन ये है कि आखिर सेंटर ऑफ मास होता क्या है। तो चलो बच्चों, आज की हम लोग अपनी क्लास को शुरू करते हैं और इस क्लास में हम लोग सीखेंगे कि आखिर सेंटर ऑफ मास क्या होता है ना। बहुत ही इंटरेस्टिंग सी क्लास होने वाली है। क्लास ना कहूँ मैं, इसको कहूँ कि एक छोटा सा वीडियो है आप लोगों को केवल इंट्रोड्यूस कराने के लिए कि आखिर सेंटर ऑफ मास होता क्या है। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो आप लोग मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं, फिर हम लोग इसी टॉपिक पर आगे ढेर सारे वीडियोस नहीं बनाएंगे। ढेर सारे क्यों बनाएंगे भाई, है ना। हम लोग ढेर सारे वीडियोस में एक्सपेरिमेंट्स करेंगे कि आखिरकार किस चीज़ का सेंटर ऑफ मास कहाँ पर है ना। खैर आगे देखते हैं। हम लोग पढ़ रहे हैं अब सेंटर ऑफ मास, ठीक है। हेडिंग लगा लेते हैं कि हम लोग अब पढ़ेंगे सेंटर ऑफ मास। अच्छा बच्चों, हिंदी मीडियम वाले जो बच्चे हैं उनको भी मैं किसी भी तरीके की दिक्कत में नहीं देखना चाहता, इसीलिए मैं हिंदी में भी साथ ही साथ आपको बताता चलूँगा, क्योंकि समय मेरे पास इतना नहीं हो पाता है कि मैं दोनों ही क्लासेस के लिए अलग अलग वीडियोस बना पाऊँ। कोशिश कर रहा हूँ कि टाइम अरेंज हो जाए और दोनों ही वीडियोस जो है मैं अलग अलग अपलोड करूँ, हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम की। दरअसल बात यह है कि बच्चों आपको पता ही है, मैंने लास्ट वीडियो में भी इस बात का जिक्र किया था और फिर से एक बार बता रहा हूँ कि शाहजहाँपुर डिस्ट्रिक्ट में मैंने अपनी ऑफलाइन कोचिंग जो है खोल ली है। तो अगर आपके कोई रिलेटिव्स या आपके फ्रेंड्स और रिलेटिव्स के बच्चे अगर शाहजहाँपुर में रह रहे हों तो एक बार उनसे कहें कि हमारी ऑफलाइन कोचिंग में आकर के ज़रूर देखें कि आखिरकार उन्हें मज़ा आता है या नहीं आता है ना। अब भाई आने के और सिर्फ टेस्ट करने के पैसे नहीं लगते हैं, है ना। तो अगर उनके पास टाइम हो तो ज़रूर आकर के देखें। तो बच्चों हिंदी में इसको कहते हैं हम लोग द्रव्यमान केंद्र। फिर से अपनी बात पे आ जाते हैं। थोड़ी थोड़ी देर के बाद एडवर्टाइजमेंट भी ज़रूरी है ना। चलिए एडवर्टाइजमेंट बहुत हो गया, अब अपनी टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं। द्रव्यमान केंद्र। तो सेंटर ऑफ मास होता क्या है, सबसे पहले हम लोग ये समझते हैं कि इसकी आखिरकार डेफिनेशन क्या है जो बुक में लिखी हुई है। तो सेंटर ऑफ मास किसी भी आइटम का, किसी भी आइटम को कह लो या किसी भी सिस्टम का, किसी भी आइटम या किसी भी सिस्टम का वो पॉइंट होता है जहाँ पर उस पूरी बॉडी का, पूरी सिस्टम का या पूरे आइटम का जो मास होता है वो सेंटर्ड होता है, ठीक है। टोटल मास एक पॉइंट पर जब सेंटर्ड होता है तो हम लोग उसी पॉइंट को द्रव्यमान केंद्र के नाम से जानते हैं। जैसे कि अब ये मार्कर का एक एग्जांपल लेते हैं, देखो बहुत ही फनी सा है, ठीक है ना। फनी सा क्या मतलब, आपने यूट्यूब पे कई बार देखा होगा, है ना। मैं भी एक बार दिखाता हूँ आपको कि इसका सेंटर ऑफ मास कहाँ पे होगा, ठीक है ना। तो जब मैं इसको अपनी उंगली पर बैलेंस करने की कोशिश करता हूँ तो यहाँ कहीं बीच में, है ना, बीच में इस तरह से एक पॉइंट आता है जिस पॉइंट पर ये मार्कर बैलेंस हो जाता है ना।
आप किसी भी चीज़ को बैलेंस कर सकते हैं। जैसे कि मैंने इस डस्टर को अगर मैं बैलेंस करना चाहूँ तो कोशिश करता हूँ, हो पाता है या नहीं। बहुत देर से लगा हुआ था, फिलहाल मुझसे हो नहीं पाया था, शायद मैं सेंटर ऑफ मास इसका ढूंढ नहीं पा रहा हूँ, है ना। अगर इसको हम इस पर बैलेंस कर दें, इस तरीके से भी आप देख सकते हैं कि अगर हम इसको बैलेंस करें तो ये बैलेंस हो जाता है। तो मैं ये मान के चलता हूँ कि इसका सेंटर ऑफ मास यहाँ कहीं पर बीच में होगा, जहाँ पर मेरी शायद फिंगर पॉइंट नहीं कर पा रही है। अगर वो पॉइंट हो जाता है तो ये भी मेरी उंगली पर बैलेंस हो जाएगा। फिलहाल तो हम इसको मार्कर पर बैलेंस करते हैं। अच्छा, मार्कर पर ये बच्चों क्यों बैलेंस हो गया जल्दी से? क्योंकि इसका ये जो डायमीटर है वो ज़्यादा है ना, इसलिए ये बैलेंस हो गया। खैर, हम लोग यहाँ पे बढ़ते हैं। सेंटर ऑफ मास आप लोग समझ ही चुके हैं कैसे, कि किसी भी वस्तु का, मान लो ये स्केल है, ठीक है ना, स्केल सबके पास होती है इस तरीके की, ये एक स्केल है, तो इसका सेंटर ऑफ मास कहाँ पे होगा? तो बच्चों याद रखो, कोई भी अगर रेगुलर शेप है, जैसे कि ये रेक्टेंगुलर शेप आपको दिख रही है ना, या अभी जैसे कि मैंने ये मार्कर वाली शेप बनाई थी वो भी रेक्टेंगुलर में ही आ जाएगी। फिलहाल तो सिलेंड्रिकल है, इस तरीके से सिलेंड्रिकल शेप है, ठीक है, या स्क्वायर शेप्ड है, ठीक है, स्क्वायर है, सर्कल है, ठीक है, इनका ये सब क्या है, रेगुलर शेप्स है ना। तो इनका सेंटर ऑफ मास कहाँ पे होना चाहिए? बीच में होना चाहिए, यहाँ कहीं पे, इस तरह से, है ना। इनका सेंटर ऑफ मास कहाँ होना चाहिए? बीच में होना चाहिए। सेंटर ऑफ मास मैंने अभी बताया कि किसी भी सिस्टम का वो पॉइंट, किसी भी सिस्टम, किसी भी बॉडी या किसी भी आइटम का वो पॉइंट जहाँ पर उस होल बॉडी का मास सेंटर्ड हो जाए, उसको हम लोग सेंटर ऑफ मास कहते हैं। हिंदी में कहें तो कि किसी भी वस्तु, किसी भी निकाय का वह बिंदु जहाँ पर उस निकाय का संपूर्ण द्रव्यमान केंद्रित हो जाए, उसको हम लोग सेंटर ऑफ मास यानी द्रव्यमान केंद्र के नाम से जानते हैं, है ना। ये बात बच्चों आपको समझ में आ गई होगी। ये सिर्फ एक इंट्रोडक्टरी वीडियो है, इसीलिए हम लोग इसको ज़्यादा लेंथी नहीं करेंगे, आगे पढ़ते हैं और, ठीक है। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो कमेंट करके बताएं, हम इसी चैप्टर से रिलेटेड और वीडियोस बनाएंगे, ठीक है ना। देखिए बच्चों, वीडियोस का क्या है ना, आपके इंटरेस्ट पर डिपेंड करता है। अगर आपका इंटरेस्ट ही नहीं है पढ़ने में तो फिर मैं चाहे कुछ भी कर लूँ, आप उसको पढ़ेंगे ही नहीं, है ना। इसीलिए आपका अगर इसमें इंटरेस्ट आ रहा हो तो मुझे कमेंट करके बताएं, मैं इस पर और वीडियोस बनाऊंगा। चलिए अब हम लोग इसका एक पॉइंट पढ़ते हैं, नेक्स्ट पॉइंट। जैसे कि मान लो ये तो हमने एक वस्तु ली थी, ठीक है ना, तो इसका सेंटर ऑफ मास यहाँ कहीं पर बीच में आया। मैं भूल जाता हूँ बच्चों, आई एम सॉरी, सेंटर ऑफ मास है, सेंटर ऑफ पॉइंट नहीं है, ठीक है। इसका सेंटर ऑफ मास यहाँ कहीं पर बीच में आया था, ठीक है। अब अगर मान लो कोई दो वस्तुएं हों जो आपस में जुड़ी हुई हों और एक सिस्टम बना रही हों, दो आइटम्स हैं साथ में मिलकर के एक सिस्टम बना रहे हैं, हिंदी में कहें तो निकाय बना रहे हैं, है ना। तो अगर कोई निकाय है, कोई सिस्टम है, तो उस सिस्टम का सेंटर ऑफ मास कैसे फाइंड करेंगे? सबसे पहले तो यहाँ पर हेडिंग लगा लेते हैं, हेडिंग लिखते हैं सेंटर ऑफ मास ऑफ टू पार्टिकल सिस्टम, ठीक है ना, टू पार्टिकल सिस्टम, या आपकी बुक में लिखा होगा यहाँ पे सिस्टम ऑफ टू पार्टिकल्स, एक ही बात है बच्चों, ठीक है ना, कंफ्यूज मत होना, इतना तो आपको पता ही है। चाहे लिखा हो टू पार्टिकल सिस्टम या लिखा हो सिस्टम ऑफ टू पार्टिकल्स, है ना, एक ही बात है। फिलहाल हम लोग यही हेडिंग अब लगाते हैं, इरेज नहीं करेंगे, ठीक है। इसके बारे में थोड़ी सी बात तो ज़रूर करेंगे। इंग्लिश में कहें तो, इंग्लिश में हम लोग इसको लिखते हैं द्विकण, ओह सॉरी, इंग्लिश नहीं, हिंदी में बच्चों हम लोग इसको लिखते हैं द्विकण निकाय, द्विकण निकाय का द्रव्यमान केंद्र। क्या लिखेंगे? द्विकण निकाय का द्रव्यमान केंद्र, ठीक है, ठीक है। अब इस हेडिंग को थोड़ा सा इरेज करते हैं और एक छोटा सा फिगर बनाते हैं। बच्चों क्या है ना, फिगर से अच्छा सा समझ में आता है। इस टाइम मेरे पास कोई भी ऐसा लाइव एग्जांपल यहाँ पे मौजूद नहीं है जहाँ पे मैं शूट कर रहा हूँ कि आपको मैं दिखा सकूँ, बट आप चिंता ना करें,
इस टॉपिक पर भी जो है आपको बहुत जल्द ही लाइव एग्जांपल्स भी मिलने वाले हैं। फिलहाल तो आप मार्कर से काम चलाओ, है ना। क्या है ना कि सर्कस वाले अब इस स्टूडियो में दिखा नहीं सकते हैं कि वो कैसे सर्कस करते हैं, है ना। चलिए, तो हम लोग क्या करते हैं बच्चों, आपको पता है ना, हम लोग किसी भी सिस्टम को किसी ना किसी के रेफरेंस में देखते हैं, बिल्कुल देखते हैं। इसको देख करके आपको याद आया होगा क्या, यहाँ पर पॉइंट O होता है, ये X होता है, ये Y होता है, और ये वाला पॉइंट हमारा Z होता है। अब ये क्या है, XYZ एक्सिस है, XYZ, है ना। चलिए हम मान लेते हैं, अभी हम लोगों ने जो हेडिंग लगाई थी वो ये लगाई थी कि सेंटर ऑफ मास ऑफ टू पार्टिकल सिस्टम, है ना, या सिस्टम ऑफ टू पार्टिकल्स। तो जब टू पार्टिकल्स की बात कर रहा है, पार्टिकल्स मतलब कण, तो हम यहाँ पे दो कण ले लेते हैं ऐसे, थोड़े से बड़े कण हैं, कोई बात नहीं बच्चों, काम चला लो। हालांकि इतने बड़े नहीं होने चाहिए, चलो छोटा ही कर देते हैं, ठीक, ऐसे पॉइंट, ताकि आपको विजिबल रहे, दिखता रहे कि हाँ यही पॉइंट है। तो ये है कण A, और इसी की थोड़ी सी दूरी पर बैठे हैं इनके मित्र कण B, है ना। अच्छे लग रहे हैं दोनों, ऊपर नीचे हैं, थोड़ा सा चलता है, एक की लंबाई ज़्यादा है, एक की लंबाई कम है। ये है, इनका जो मास है वो है m1, इनका जो मास है वो है m2, ठीक। इतनी सी तो बात समझ में आ गई। अब हम, ये लोग तो फ्रीली कहीं भी बैठे हुए हैं, प्रॉब्लम हम लोगों के लिए क्रिएट कर देते हैं, है ना, कि फ्रीली क्यों बैठे हैं भाई, कुछ तो करो, है ना। और हम लोगों को भी अजीब सी हरकत करने का मन रहता है कि अब हम लोग इनका सेंटर ऑफ मास निकालेंगे सिस्टम का, है ना। चलिए कोई बात नहीं, निकालते हैं। अजीब सी हरकतें नहीं है बच्चों, मज़ा आता है साइंस को पढ़ने में, इसीलिए कि आखिरकार कोई प्रोसेस कैसे हो रही है, क्यों हो रही है, ये जानना ही तो साइंस है ना। इसको यहाँ ऊपर लिखो m1। अब क्या है कि ये जो पॉइंट है इसको हम लोग ओरिजिन कहते हैं, ओरिजिन मतलब मूल बिंदु कहते हैं। तो मूल बिंदु से मान लेते हैं कि m1 की दूरी कितनी है, ठीक बच्चों, सीधी है ना, हाँ, m1 की दूरी है r1 वेक्टर। मतलब हम लोग इसमें क्या कर रहे हैं, ये स्थिति सदिश है, स्थिति सदिश, या इंग्लिश में कहें तो पोजीशन वेक्टर है, ठीक है ना। r1 क्या है बच्चों, पोजीशन वेक्टर है, किसका, A का, पॉइंट A का पोजीशन वेक्टर r1 है, ठीक है। आगे समझते हैं, तो फिर इसका भी कोई पोजीशन वेक्टर यानी कि स्थिति सदिश होगा, जरूर होगा, यहाँ तक पहुँचे। और इसका स्थिति सदिश यानी कि पोजीशन वेक्टर r2 है, ठीक। अब ये दो पार्टिकल्स हैं m1 और m2, इनका मास है m1 और m2, पार्टिकल्स हैं A और B, ठीक है। A ओरिजिन से r1 सदिश वेक्टर है A के लिए r1 सदिश, और B के लिए है r2, ठीक है ना। ये क्या है, इनके पोजीशन वेक्टर्स हैं, ठीक है, पोजीशन वेक्टर्स, थोड़ा सा एडजस्ट करना, है ना। तो ये r1 और r2 और m1 और m2, इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी बच्चों, इतनी बार मैं रिपीट कर रहा हूँ, है ना। चलिए, अब क्या है, ये दोनों पार्टिकल्स मिलकर के एक सिस्टम बनाते हैं, है ना। जब ये सिस्टम बना रहे हैं तो इनका सेंटर ऑफ मास कहाँ पे आ जाना चाहिए। अभी बच्चों हम लोगों ने पीछे 2 एग्जाम्पल्स 3 देखे थे, उसमें हम लोगों को ये बात पता चली थी कि जो सेंटर ऑफ मास है वो लगभग कहाँ होता है, बीच में होता है। लगभग कहाँ होता है, लगभग बीच में होता है। तो हम ऐसा कंसीडर कर लेते हैं, ऐसा मान लेते हैं कि इसका जो सेंटर ऑफ मास होगा वो कहाँ पे होगा, पॉइंट C पे होगा। पॉइंट C इज द सेंटर ऑफ मास, यहाँ पे लिख लेते हैं, पॉइंट C क्या है, पॉइंट C इज इक्वल टू सेंटर ऑफ मास, सेंटर ऑफ मास, है ना, ताकि याद रहे, भूले ना, हम लोग यहाँ पे देखेंगे फट से याद आ जाएगा। अब जब ये पॉइंट C सेंटर ऑफ मास हो गया तो इसके लिए भी कोई रिजल्टेंट पोजीशन वेक्टर होगा, बिल्कुल होगा, है ना। इसके लिए भी एक पोजीशन वेक्टर बनाते हैं ओरिजिन से, बन गया भाई, बन गया। अब इसको क्या हम लोग नाम दे देते हैं, क्योंकि ये सेंटर ऑफ मास का पोजीशन वेक्टर है ना। सेंटर, ये जो सिस्टम बना है इस सिस्टम के सेंटर ऑफ मास का ये पोजीशन वेक्टर है, इसीलिए हम लोग इसको नाम दे देते हैं RCM वेक्टर, है ना। ये बात समझ में आ गई, RCM वेक्टर हम लोगों ने इसका नाम दे दिया। अब इसमें जो थ्योरी लिखी जाती है वो वही लिखी जाती है कि माना दो कण A और B मिलकर के एक निकाय बनाते हैं, यानी कि दो पार्टिकल्स A एंड B
आपस में मिलते हैं और एक सिस्टम क्रिएट करते हैं। उस सिस्टम का जो सेंटर ऑफ मास यानी कि द्रव्यमान केंद्र है वो C है ना। ओरिजिन से पॉइंट A के लिए जो पोजीशन वेक्टर है उसको हम लोगों ने R1 से शो किया है, पॉइंट B के लिए जो हमारा पोजीशन वेक्टर है उसको हम लोगों ने R2 से शो किया है, और सेंटर ऑफ मास के लिए हम लोगों ने पोजीशन वेक्टर को RCM से डिनोट किया है। ठीक है ना, इतनी बात समझ में आ गई? आई गई बच्चों, है ना। सीधा सीधा सब कुछ है आपके सामने लिखा हुआ है। आगे बढ़ते हैं कि अब इसके आगे की कहानी क्या है। अब इसके आगे की कहानी बहुत ही सिंपल सी है। हम लोगों को RCM की वैल्यू निकालनी है कि आखिरकार RCM की वैल्यू क्या है। ठीक, तो बच्चों आपको पता है RCM की वैल्यू हो जाएगी, देखो M1 R1, ठीक, याद रखते चलेंगे क्या, M1 R1 ऊपर वेक्टर है, प्लस क्यों किया, क्योंकि हम रिजल्टेंट निकाले ना। RCM क्या है, रिजल्टेंट पोजीशन वेक्टर है ना, रिजल्टेंट पोजीशन वेक्टर है। और C भी क्या है, इन दोनों का रिजल्टेंट सेंटर ऑफ मास है ना। देखो बच्चों, दोनों ही पार्टिकल्स का अलग अलग सेंटर ऑफ मास होगा, ठीक है, बट ये दोनों जब आपस में एक सिस्टम बनाएंगे तो इनका सेंटर ऑफ मास कहाँ जाएगा, यहाँ बीच में आ जाएगा। इसीलिए जो पॉइंट C है वो क्या है, रिजल्टेंट सेंटर ऑफ मास है ना, और ये भी क्या है, रिजल्टेंट सेंटर ऑफ मास का पोजीशन वेक्टर है। ठीक, इसी को ध्यान में रखो, M1 R1, और दूसरे वाले के लिए लिख लेंगे तो M2 R2, ठीक, अपॉन, अब रिजल्टेंट निकालने तो किसका निकाल रहे हैं हम लोग, M1 और M2 का निकाल रहे हैं ना। मास क्या है हमारे, M1 प्लस M2, ये लिख देंगे, ब्रैकेट में बैक कर देंगे। अब अगर देखा जाए तो RCM की वैल्यू यही है ना। अब इसको थोड़ा सा आगे बढ़ाते हैं। आगे बढ़ाने के लिए हम लोग लिखेंगे यहाँ पर M1 प्लस M2, है ना, मल्टीप्लाई बाय RCM वेक्टर इज इक्वल टू M1 R1 प्लस M2 R2, है ना। ये एक फॉर्मूला टाइप कह लो, एक इक्वेशन कह लो, निकल करके आई है। छोटी सी है बट हमारे काम की है, इसीलिए इसको इक्वेशन फर्स्ट हम लोग मान लेते हैं। क्या निकल करके आई इक्वेशन निकल करके आई M1 M2 इंटू M1 प्लस M2 इंटू RCM इज इक्वल टू M1 R1 प्लस M2 R2, है ना। ये इक्वेशन निकल के आई। इस इक्वेशन से साफ साफ दिख रहा है कि किसी का रिजल्टेंट वेक्टर की मल्टीप्लिकेशन, अगर मतलब जो रिजल्टेंट सेंटर ऑफ मास का जो पोजीशन वेक्टर है, अगर उसकी मल्टीप्लिकेशन हम लोग सिस्टम के टोटल मास से करवा देते हैं तो उसका जो आंसर आएगा वो M1 के पोजीशन वेक्टर के प्रोडक्ट और M2 के पोजीशन वेक्टर के प्रोडक्ट के सम के इक्वल होता है, ठीक है ना। ये बात इस इक्वेशन से निकल करके आई। बच्चों आप इतना नोट करो, फिर हम लोग अभी आगे और पढ़ते हैं। बच्चों इसके आगे की कहानी थोड़ी लंबी है और समय की इस समय थोड़ी सी कमी है, इसलिए इसके आगे के जो टॉपिक हैं जिसमें हम लोग पढ़ेंगे कि ये तो सिर्फ 2 ही पार्टिकल्स थे, तो हम लोगों के सामने ये क्वेश्चन निकल करके आई। अगर मान लिया कि n पार्टिकल्स का n पार्टिकल्स मतलब हमें पता ही नहीं कितने पार्टिकल है ना, इसलिए n मान लिया। अगर n पार्टिकल्स का सिस्टम हो तो, अगर n पार्टिकल्स का सिस्टम हो तो द्रव्यमान केंद्र क्या होगा, है ना। ये हम लोग बच्चों नेक्स्ट वीडियो में इस पर थोड़ा सा डिस्कशन करेंगे, क्योंकि ये थोड़ा सा लंबा है और इस समय की थोड़ी सी कमी है, इसलिए इस वीडियो को यहीं पे फिनिश कर रहा हूँ, ठीक है ना। मिलेंगे हम लोग अगली वीडियो में, अगली का मतलब परसों मिलेंगे। कल आपको केमिस्ट्री की क्लास मिलेगी, परसों हम लोग फिर से इसी टॉपिक को कंटिन्यू करेंगे, ठीक है ना। तब तक के लिए आप लोग इस टॉपिक को समझिए। अगर इंटरेस्ट आ रहा हो तो कमेंट करके बताइए कि इसके आगे मुझे और ज़्यादा इसमें क्या क्या सुधार करने की ज़रूरत है, या इसमें मैं और क्या क्या चीज़ें ऐड करूं ताकि आपको और अच्छे से समझ में आए। मिलते हैं अगले वीडियो में।